हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार और वर्ण विचार के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद स्वर की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे और वर्णमाला किसे कहते हैं यानी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट और टॉपिक हम लोगों का है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि की परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। तथा जिसके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक ना। इस प्रकार हम लोगों ने ध्वनि की परिभाषा जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है तथा जिसके खंड नहीं किए जा सकते। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति वाणी द्वारा क का उच्चारण करता है और हम कान से सुनते हैं वही ध्वनि है। या ध्वनि जो होती है सुनने व बोलने के काम में आती है, आदि परिभाषा हम ध्वनि की दे सकते हैं। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा एकदम आसान आप कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को जिन प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। यानी वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को जिन प्रतीकों के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि। ये सब जो है वर्ण है। ये सब क्या है, वर्ण है। वर्ण की एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि वर्ण जो होता है एक ध्वनि सूचक होता है। वर्ण क्या होता है, एक ध्वनि सूचक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट अक्षर की परिभाषा क्या होगी, अक्षर किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। यानी जब वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं। ये परिभाषा हुई अक्षर की परिभाषा हमने यह जाना कि जब वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। आप एग्जाम्पल भी जान सकते हैं। जैसे में क धन अ बराबर क्या हुआ, क। तो यहाँ पे जो क है यह क्या है, तो अक्षर है। उसी प्रकार ख धन अ बराबर क्या हो जाएगा, तो ख। ये क्या हुआ, अक्षर हुआ। यानी यहाँ पर वर्ण जो दिया है, वर्ण में क्या जुड़ गया है, स्वर जुड़ गया है। तो जो आया है वो क्या हुआ है भैया, अक्षर हुआ है। वो क्या हुआ है, अक्षर हुआ है। ठीक। आप ये भी कह सकते हैं ग
धन अ बराबर ग। तो यहाँ पे क, ख और ग ये सब क्या है? अक्षर है। ये सब क्या है? अक्षर। आप अक्षर की एक और परिभाषा दे सकते हैं कि अक्षर जो होता है दो या दो से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। अक्षर में दो या दो से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। इसके बाद टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला, यदि वर्णमाला को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी परिभाषा हमने बताया कि लिखित क्रम में यानी निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम में ठीक है ना, व्यवस्थित क्रम में, या आप ये भी कह सकते हैं कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित संपूर्ण लिखित ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला की परिभाषा हमने यही जाना कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 52 होती है। आपका उत्तर क्या होगा? 52 होती है। ठीक है ना। कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि किसी बुक में दिया रहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है 44 होती है। ठीक है ना, 44 होती है। तो 44 भी गलत नहीं है और 52 भी गलत नहीं है, लेकिन हमें जानना होगा कि 52 किस लिए और 44 किस लिए। तो यहीं पे हम जान सकते हैं कि जो 52 इसलिए कहा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कैसे होती है? तो आप कह सकते हैं कि लेखन के दृष्टिकोण में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं? तो 44 वर्णों का प्रयोग करते हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की संख्या होती है तो किस प्रकार से होती है, कौन कौन से इसमें लिए जाते हैं। जैसे स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। चूंकि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। ठीक है ना। तो स्वरों की संख्या 11 हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, फिर उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजनों की जो संख्या होती है 2 होती है। क्या होती है? कितना होती है? 2 होती है। ठीक है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन को कई नामों से जानते हैं। इसको आप ताड़नजात व्यंजन भी कह सकते हैं, इसको आप विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं, इसे आप द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं।
तो 2 होती है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या, ठीक है ना। यदि आप यही जानना चाहेंगे तो 11 स्वर कैसे होते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यदि हम काउंट करते हैं कि स्वर 11 कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई तो 11 हुई। स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर के म तक जितने वर्ण आते हैं या अक्षर आते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो जान जाइए, र और ढ, ठीक है ना। ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और वह कौन कौन से व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत तो कह सकते हैं य, र, ल, व, ठीक है ना। ये सब य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, कौन कौन से इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं तो स, और ह। ये 4 हुए, स और ह। ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। क्या चीज है, ऊष्म व्यंजन है। फिर संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब इस प्रकार यदि हम इसको काउंट करते हैं तो 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक है, 2 द्विगुण व्यंजन, लेकिन एक और यहाँ पर अयुग्वाह, हिंदी वर्णमाला में अयुग्वाह की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है, ठीक है ना। अयुग्वाह में कौन कौन सा होता है तो अनुस्वार और विसर्ग। अयुग्वाह में अनुस्वार और क्या चीज, विसर्ग, 2। अब काउंट करिए तो 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयुग्वाह, ठीक है ना, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब इसे यदि आप काउंट करते हैं या जोड़ते हैं तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है ना। अब देखिए, हमने बताया कि कई पुस्तकों में आपको मिलता है कि 44 भी होती है, तो 44 किस प्रकार से होती है तो इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे 44, तो आप ये जानिए कि 11 जो होते हैं स्वर होते हैं, ठीक है ना, और 11 स्वर यही होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, 11 यही होते हैं। और 33 व्यंजन, 33 क्या होते हैं, व्यंजन, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है, लेकिन जब 2 द्विगुण व्यंजनों को जोड़ दिया जाता है या उत्क्षिप्त व्यंजनों को जोड़ दिया जाता है तो टोटल व्यंजनों की संख्या हो जाती है 35, ठीक है ना। तो 44 किस प्रकार से होती है इसे जानने का प्रयास करते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं तो व्यंजन होते हैं। यदि आप इसे जोड़ते हैं तो 3 1 4, 3 1 4, टोटल कितने हुए, 44 हुए। यानी हम लोगों ने यह जाना कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, और कैसे 52 होती है तो ये भी जाना।
44 होती है। 44 कैसे होती है तो यह भी जाना। आप अगर अधिक जानना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं कि 33 वर्ण में जो होते हैं 25 वर्ण जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और 4 वर्ण जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। और 4 वर्ण जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इसे हम जोड़ते हैं तो देख सकते हैं 25 4 कितना हो जाता है भैया? 25 4 29। 25 4 29, ठीक है ना? 25 4 29 और 29 4 कितना हो जाएगा? तो आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33। कितना? 33। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11, इसे जोड़ें हम लोग तो 44 हुआ। यानी इतना टॉपिक हम लोगों का क्या होता है? क्लियर होता है। ठीक है ना? अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टेप टू स्टेप या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। हम एक तरफ हो जा रहे हैं।